स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2 नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें वाटर और फॉरेस्ट के बाद अब आ जाते हैं मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर। मिनरल रिसोर्सेज हमारे, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उसमें मिनरल्स का इस्तेमाल मौजूद है। हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें मिनरल्स के जरिए कोई चीज आती है, कोई चीज आपके जंगलात के जरिए आ सकती है। पानी खुद एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर भी करते हैं। एग्रीकल्चर भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए ही कुछ अखज करना है, ठीक है। वो जमीन के जरिए कुछ अखज करते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं या लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, राइट। तो ये तो समझ में आता है, घास फूस आ गया, लकड़ी आ गई फॉरेस्ट से, फ्रूट वगैरह आ गए एग्रीकल्चर से, फ्रूट फार्मिंग में। मिनरल्स हमारी दीगर बाकी प्रोडक्ट्स, हम जिस स्ट्रक्चर के अंडर बैठे हैं, ये बिल्डिंग मिनरल्स को इस्तेमाल करके बनी है। एक तो मिनरल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में, हम खाना पीना खाते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें अपनी जगह है, लेकिन वो मिनरल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं पहाड़ों से, समंदरों के अंदर जाके, दरिया के आसपास की जमीन से, ये या फिर किसी बिल्कुल ही ऐसी जगह पर जाके कि जहां पर सर्वे करके पता चला कि नीचे ऑयल मौजूद है, तो खोद के जो ऑयल एंड गैस निकाल रहे हैं, या कहीं कोयले की कान है, कोयला निकाल रहे हैं, या कहीं आयरन ओर है, मतलब जहां से आयरन किसी आयरन ओर से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करके एक्चुअली उससे फिर आयरन अलग करते हैं, एक स्मेल्टिंग उसके प्रोसेस के जरिए वो आयरन अलग करते हैं, लोहा स्टील बनता है उससे। इस तरीके से कॉपर है, कॉपर भी आपकी एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। गोल्ड है। तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे हमारी दीगर प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम जिस गाड़ी में आते जाते हैं, उसके टायर से लेकर, उसके रिम से लेकर, उसके जो पूरी गाड़ी है उसमें बहुत सारा आयरन इस्तेमाल हो रहा है, रबर इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें कुछ जो है ना मिनरल्स के तौर पे पहाड़ों से निकाली गई है, समंदर के अंदर से, समंदर के अंदर से भी मिलते हैं मिनरल्स, समंदर के अंदर जमीन को भी खोद के निकाले जाते हैं मिनरल्स, सही। तो अब हम जिस स्ट्रक्चर में बैठे, क्या है? दीवारें बनी है मट्टी से, ईंटों से। वो मट्टी ईंटें कैसे बनी है? वो ईंटें, जो ईंटों के जो ब्लॉक है, उसमें एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स को जमा करते हैं, पथरीली मट्टी और पत्थर को जमा करते हैं, फिर सीमेंट उसके अंदर मिक्स करते हैं और वो एक तरफ जमा हो जाती है मट्टी। तो एक तो पत्थर और मट्टी वो खुद मिनरल्स है। फिर वो जो सीमेंट है, सीमेंट किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है। लाइमस्टोन के पहाड़ों से काट के लेके आए, तो उससे वो चीज वो ईंट जम सकी, फिर वो उस ईंटों के ब्लॉक रखे गए और उसके ऊपर और ईंट और बीच में और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इस तरह से करके पूरी इमारत बनी। उस इमारत के अंदर बीच बीच में पिलर्स रखने होते हैं फ्लोर्स बनाने के लिए। पिलर्स के लिए जो लोहे की जो पूरे लंबे लंबे बार्स जाते हैं वो कहलाते हैं, अब वो आयरन होता है, उसमें आयरन होता है, लोहा, ठीक है। बहुत सारी हाउस प्रोडक्ट्स में स्टील का इस्तेमाल है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें क्या है? ये मिनरल्स से बनती है। क्लियर है? हमारे घर का साबुन हो, घर का पेंट हो, बहुत सारे किस्म के हमारी रोज की मर्रा की जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी उसमें से फॉरेस्ट से और एनिमल लाइव स्टॉक से, वहां से भी सोर्स होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट जमीन के, अपने जमीन को खोद के उसमें से कुछ निकलता है और उसको प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर वो यूजेबल बन जाती है, ठीक है। तो मिनरल्स के चैप्टर के अंदर हम मौजूद हैं। की मिनरल्स इन पाकिस्तान, मेन मिनरल्स की बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, सल्फर, रॉक सॉल्ट, बेराइट, जिप्सम, सोपस्टोन, फ्लोराइड, मैग्नेटाइट, ये इनके सबके अपने इस्तेमाल है। वो आगे आपको टेबल मिलेगा, उस टेबल में देख लेना क्या चीज कहां इस्तेमाल होती है, मिसाल दी हुई है। लाइमस्टोन, चाइना क्ले, मार्बल, बर्तन वगैरह बनते हैं बहुत सारी चीजों से। लाइमस्टोन से बताया, सीमेंट बनता है। तो अभी इस्तेमाल नहीं बताया हुआ, अभी तो खाली बताया मिनरल्स के नाम, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, किस रीजन में पाए जाते हैं, उनकी उस रीजन में, जैसे लाइमस्टोन नॉर्दर्न एंड साउदर्न पाकिस्तान में पाया जाता है, बलूचिस्तान के पहाड़ों में भी पाया जाता होगा। तो कहां पाया जाता है? तो यहां पर जो है सारी जगहों की डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से उसके यूजेस क्या है, जैसे लाइमस्टोन है, उससे सीमेंट बनता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज
जो है ना, उसके बाद उस सीमेंट से बहुत सारी फैक्ट्रीज, उस सीमेंट से बहुत सारा ढांचा बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, सही है, चाहे वो डैम्स हो पूरे पूरे, उस सब में वो चाहिए होता है। ठीक है। जिप्सम, जिप्सम कहाँ से मिलता है? और जिप्सम भी जो है वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट वो एक तो सॉल्ट होता है समंदर के पास से अखज होता है, और एक होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट होता है पहाड़ों के अंदर जो सॉल्ट है, सॉल्ट के पत्थर तोड़ के, वो पिंक सॉल्ट अक्सर होता है, पिंक कलर का टाइप का होता है। पाकिस्तान का जो जिस नाम जो सॉल्ट की जो माइन है उसका नाम है खेवड़ा सॉल्ट माइन, दुनिया की टॉप सेकंड सॉल्ट माइन है, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। सो ये आप इसको रीड करते हैं, मिनरल्स 3, अभी आगे और दोबारा से ये चीज रिपीट होगी तो मैं वहां जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफाई किया हुआ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज में। मेटेलिक वो मेटल जो होते हैं, मेटल्स कौन से जो हमारे अनासर और मेटल होते हैं, कौन से एलिमेंट्स मेटल होते हैं जिनसे करंट पास होता है, हीट पास होती है, तो कॉपर, आयरन, क्रोमाइट, गोल्ड, बॉक्साइट, सिल्वर, ये सारे जो है ना मेटालिक मिनरल्स हैं। तो ये एक चंद की तस्वीर यहाँ पर दी हुई है, आपको नोट्स में तो ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलेंगे, लेकिन चंद की तस्वीर आप ये अभी देख सकते हैं। ठीक है। अदर देन दैट मैं अक्सर बताता हूँ कि मैं इन तमाम तस्वीर के साथ जो है कोई ना कोई QR कोड डाल सकता हूँ, तो अपने मोबाइल के कैमरा से अपने नोट्स पे रख के आप जो है उस तस्वीर तक भी पहुंच सकते हैं। अब इस ग्राफ को पढ़ने के लिए एंटीमनी, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमाइट, सेलेस्टाइट, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सारे मेटालिक मिनरल्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं ये याद नहीं करना है आपने, कहाँ पाए जाते हैं याद नहीं करना है, बस इसको देख के पहुंच सकते हो उस जगह पर। एंटीमनी कहाँ है? तो ये लंबा वाला जो रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल जो है उसको सर्च करेगा, तो एक क्रिंज एक जगह है वहां पर है। अच्छा, आयरन ओर जो है स्क्वायर है, तो आयरन ओर, चिलगाजी, बड़े ऐसे नाम है मेरे मुंह पे भी नहीं चढ़े हुए, काला बाग, ठीक है, मजारी तंग, लंगरियाल, इसी तरीके से ये दोमल निसार, ये असल में इलाकों के नाम दिए हुए हैं, ये पूरे पूरे रीजन के नाम होते हैं, फिर समझ में आ जाता है। क्रोमाइट कहाँ पाया जा रहा है? क्रोमाइट ट्राइंगल है ये वाला, मुस्लिम बाग, ठीक है। इसी तरीके से सेलेस्टाइट, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? इन सबके, जैसे बॉक्साइट का है मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर है मुजफ्फराबाद, वहां पर है बॉक्साइट। मैंगनीज लसबेला, लसबेला वहां है बलूचिस्तान में, ठीक है। जोब, जोब में मैंगनीज है, ये भी बलूचिस्तान में। तो ये मैप को अगर आप समझ सके, मेटालिक मिनरल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसकी की लोकेशंस यहाँ पर लिखी हुई है कि पंजाब में मेटालिक मिनरल कहाँ पाया जाता है, बलूचिस्तान में कहाँ, कॉपर बलूचिस्तान में कहाँ पाया जाता है, और कितनी तादाद में उसके रिजर्व्स मौजूद है, मतलब हमारे पास मौजूद कितना है और कितना उसमें से सालाना निकाला जाता है। ये अगले दो कॉलम है, सालाना कितना निकाला जाता है यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्टेड एनुअली, एक्सट्रैक्शन एनुअली, मिनरल्स को निकालना, जमीन में से मिनरल्स का निकालना कहलाता है एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन। सालाना कितनी होती है यहां पर लिखी हुई है, और टोटल हमारे पास एस्टिमेटेड मिनरल रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है। तो आयरन ओर है, उसके हमारे पास तकरीबन 1.4 अरब टन जो है वो मौजूद है आयरन, आयरन ओर में से आयरन निकलता है, वो आयरन ओर पूरा ही आयरन नहीं होता, आयरन ओर को एक प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसमें से आयरन अलग होता है फिर। तो आयरन ओर के रिजर्व तकरीबन 1.5 अरब टन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, वो सिग्निफिकेंट जगह कौन सी है? चिन्योट, और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंट लोकेशन होगी जहां पर आयरन ओर के रिजर्व्स बहुत मौजूद होंगे, ठीक है। और सालाना कितना निकाला जाता है? 5 लाख टन। इससे बहुत ज्यादा निकाला जा सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा निकालने के लिए जिन इलाकों में वो मिनरल्स, जिन इलाकों में आयरन ओर होगी, वहां तक मशीनरी शायद नहीं पहुंच पाती हो, वहां तक बिजली नहीं पहुंच पाती हो, ठीक है। कोई ना कोई मसला होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा और स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं होगी उस काम को करने के हवाले से, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होती है ना किसी सेटअप को लगाने के लिए, पहले सेटअप और मशीनरी लगेगी फिर जाके निकलेगा ना, तो वो लगाने के अगर पैसे नहीं है तो फिर नहीं निकाल सकता। फिर क्या करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पहले आके विजिट करके जाते हैं इन साइट्स को। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है और आप उसको सिक्योरिटी कोई कंसर्न्स है और सिक्योरिटी फराम करने में फेल हो जाते हो,
और किसी दूसरे मुल्क से इंजीनियर भेजे गए, उन पर अटैक हो गया, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है कि यहाँ तो सिक्योरिटी इश्यूज है, यहाँ हम जाके देखें कैसे। और तो फॉरेनर भी आते हुए जहाँ डर रहा हो तो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, सीधी बात है। सो बहुत सारी हमारी चीजें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से चलती है, उसमें भी जिसने हिम्मत कर ली इन्वेस्ट करने की, कोई हिम्मत क्यों करेगा इन्वेस्ट करने की? क्योंकि हम रिटर्न उनको अच्छे देंगे। आमतौर पर जो रिस्क फ्री दुनिया है वहां पर उनको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ रिस्क अगर उनके लिए ज्यादा है तो हमारे पास ग्राहक कम है, अगर ग्राहक कम है तो फिर वो जो भी आएगा उसको हम अच्छे अट्रैक्टिव उसको जो है ना उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे। मतलब हुकूमत ने अपना जो अपना पोर्शन है प्रॉफिट का वो बहुत कम अगर रखा और उनको लाइसेंस बहुत आसानी से दे दिया तो वो इन्वेस्टर फिर आ जाता है। फिर भी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं। कॉपर की माइंस, हमारे पास सबसे एक सिग्निफिकेंट माइन है रिको दिक कॉपर माइन, और वहां पर तकरीबन 6 अरब टन कॉपर रिजर्व्स है। अच्छा, ये जो नंबर्स है ना, ये बस सुन लिया आपने, ये नंबर ज्यादा है कम है इससे ऊंच नीच हो सकती है, आगे हो सकता है नंबर्स में कोई इनएक्यूरेसी भी हो। और 6 अरब टन सुन लिया होगा, मतलब ये नहीं अगर मैं अब बहुत ही सरप्राइजिंग में बोलूं और कॉपर के तो 6 अरब टन है ये बोलूं तो लगेगा कम है, और यहां पर बात करूं 6 अरब टन तो आप कहोगे बहुत ज्यादा है शायद। यू डोंट नो इट। 6 अरब टन कितना होता है? 1 टन 1000 किलो होता है। 6 अरब 1000 केजी मतलब 6 ट्रिलियन किलोग्राम के जो है ना तकरीबन कॉपर के हमारे रिजर्व्स हैं। उसमें से सालाना कितने निकले हैं? 16,000 टन। ये भी बहुत कम है कॉपर एक्सट्रैक्ट करने, क्योंकि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं होगी इतना कॉपर निकालने की। जितना निकल रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट्स करके किसी के प्लांट्स वगैरह लगवा ले। क्रोमाइट, गोल्ड, बक्साइट, इन सबके यहाँ पर रिजर्व्स लिखे हुए लास्ट कॉलम में, और यहाँ सेकंड लास्ट कॉलम में क्या लिखा है कि सालाना कितना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, इससे आप एक चीज सीख सकते हो बस कि डिफरेंस इतना बड़ा है। एक चीज है जिसके रिजर्व्स इतने केजी के हैं, मैं किलोग्राम में लिख रहा हूं, अगर मैं आखिरी 3 मिटा दूं तो फिर ये बात टन में हो जाएगी। 6 बिलियन टन बोलूं या 6 ट्रिलियन किलोग्राम बोलूं, और उसके सालाना इतने किलोग्राम निकाला जाता हो, तो आप खाली 6 जीरो तक ट्रेवल कर रहे हो सालाना। अभी इतना बाकी है, वो इतना नहीं बाकी, ये जो है आप तकरीबन आप इतने डेसिमल पॉइंट्स तक गए हो, अभी 16 मिलियन किलोग्राम की हद तक आप गए हो। बहुत ज्यादा उससे रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो क्या होगा? सिक्योरिटी अच्छी करें, इन्वेस्टर्स को लेके आए, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस में निकाले जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है ना, जब ये निकालना शुरू करते हैं तो जमीन डिग्रेड होती है, बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है अगर कहीं फॉरेस्ट आसपास लग रहा है। बहुत सारा जमीन के अंदर भी ऐसे प्रोसेस से गुजारता है जमीन को जिससे नुकसान होते हैं आसपास के आबाद। तो इतना आसान नहीं होता कि आसपास की कम्युनिटीज आपको इतनी आसानी से निकालने भी दे इस चीज को, तो आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं उसकी इक्विवेलेंट। बहरहाल एक दूसरी बहस है। स्टिल पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज है वो ज्यादातर अनटैप्ड है। अनटैप्ड का मतलब अभी छेड़ी नहीं गई, उसके ऊपर हाथ नहीं रखा। टैप रखना, टैप करना मतलब हाथ रखना या टच करना ना, तो अनटैप्ड रिसोर्सेज है। ठीक है, आयरन ओर के इस्तेमाल यहां पर लिखे, कॉपर के इस्तेमाल, क्रोमाइड, गोल्ड, इनके इस्तेमाल लिखे, और इनके एक्सट्रैक्शन मेथड तकरीबन सबके एक्सट्रैक्शन मेथड सेम है। ओपन कास्ट माइनिंग, ये देख रहे हो, ये जगह है, इस जगह पर लेट सपोज वो है ये पूरा जो रिजर्व है ये कॉपर के रिजर्व है। तो ऐसे टेरेसेस की तरह खोद खोद के आस्ते आस्ते करके एक्सट्रैक्ट किए जा रहे और डेप्थ में जाए जा रहे हैं। ये बन गई पूरी क्वेरी। क्या बन गई? QUARRY। पिट कह लो या क्वेरी कह लो, ये क्या बन गई? क्वेरी। इसको ओपन पिट माइनिंग कह लो, ओपन कास्ट माइनिंग कह लो, या क्वेरीइंग कह लो। इस तरह से क्वेरी बना के जो है ना आप एक्सट्रैक्ट करते चले आते हो। ये देख रहे हो टेरेसेस, ये सीढ़ियों नुमा का स्ट्रक्चर लग रहा है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है। ये जो सीढ़ियों नुमा लग रहा है, एक एक सीढ़ी इतनी चौड़ी है कि इसमें पूरे पूरे ट्रक चलते हैं, पूरे पूरे बुलडोजर चलते हैं, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा, एक बुलडोजर छोटा सा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नजर भी आ रहा है छोटा सा। सही है, ये बहुत बड़ी जगह है, कभी लाइव देखने को जरूर मिले। कहीं कभी आप जो है ना बलूचिस्तान जा रहे हो, कोई विजिट कर रहे हो, तो इस तरह की क्वेरी वगैरह आप विजिट कर सको, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो ज्यादातर ये जितने भी आपने देखे
जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं उन सबकी क्या होती है, ज्यादातर ओपन कास्ट माइनिंग होती है। सो यूजेस को अभी हम देख लेते हैं। आयरन ओर, स्टील प्रोडक्शन में आयरन, लोहा बनाना, स्टील बनाना, इसके काम आता है आयरन, ठीक है। और बाकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है आयरन का। काम होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ भी बनाना है, ब्रिज बनाना है, पुल बनाना, अंडरपास बनाना है, कोई लाइनें बनाना है, सब के अंदर आयरन का इस्तेमाल होता है। सही जी। इसके अलावा बहुत सारी चीजों के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पे आयरन इस्तेमाल होता है, जैसे मशीनरी बनाने के लिए लोहा चाहिए, गाड़ियां बनाने के लिए लोहा चाहिए, टूल्स बनाने के लिए लोहा चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, सब क्लियर है। तो आयरन ओर का लफ्ज जो लिखा है ना, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो आयरन जो है ना, वो लोहे की सूरत में नहीं निकलता। वो जब आपकी क्वेरी है, एक जमीन है, पहले मैं थोड़ी सी जमीन बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये जमीन है पूरी, ठीक है, ये फ्लैट जमीन है। अब इसमें से आपने क्वायरिंग करना शुरू करनी है कि भाई क्वायरिंग करना शुरू करते हैं और आयरन निकालते हैं। तब क्या करेंगे आप, इसमें से राउंड एंड राउंड इसको ऊपर से एक लेयर हटाएंगे इसकी, सही है। और जितनी ज्यादा चौड़ी लेयर हटा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक पूरी जमीन की लेयर हटा दी। कितने फुट खोद दिया? तकरीबन 12 फुट, 13 फुट, 14 फुट खोद दिया और इसमें से सारी मिट्टी निकाल ली। ये सारी मिट्टी निकली है, इसमें आयरन मिक्स्ड है। तो मोटा मोटा जो भी इसमें चीजें, मोटे मोटे सेडिमेंट्री रॉक्स तो वैसे, जो मोटे मोटे पत्थर वैसे अलग हो जाएंगे। उसके अलावा जो बचेगा उसको फिर एक प्रोसेस के अंदर डाल के रिफाइन करना पड़ेगा आयरन को, ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, एक समझ ले गीजर नुमा बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डालते हैं आयरन वाली ओर को। ओर मतलब आयरन वाली मिट्टी कह लो, ठीक है ना। उसको डालते हैं और उसको बर्न करते हैं बहुत ही हाई हीट के ऊपर। और इतनी हाई हीट के आमतौर पे आपकी गैस से नहीं जलता वो, उसके लिए कोयला भी आमतौर पे नहीं चाहिए था। कोयला भी बड़ा ही ऐसा वाला जो बहुत ज्यादा हीट अप कर सके उस ब्लास्ट फर्नेस को, वो कहलाता है कोक। कोयले से ही कोक बनता है। कोक से ब्लास्ट फर्नेस को जलाते हैं, तब जाके ये जो है ना, इस प्रोसेस, ये स्मेल्टिंग का प्रोसेस है। उसमें से फिर आयरन ओर में से आयरन अलग होता है, प्योर लोहा निकलता है अलग से। फिर उसके बाद ये एक लेयर निकाल दी। अब उसका ट्रक नीचे उतारे, ट्रक नीचे उतारे और पूरी दूसरी लेयर खोदी। अगर ऐसा कर दिया ना, नीचे खोदते चले गए, तो 12 फुट के बाद या 24 फुट के बाद ट्रक को ऊपर लाना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे खोदते हैं किसी क्वेरी को जैसे स्पाइरल सीढ़ियां हो, गोल गोल घूम के नीचे जा रही हो, ताकि वो ट्रक वापस भी तो घूम के आ सके पूरा। तो एक पॉइंट आ जाता है, इतनी डेप्थ तक जा चुके होते हो आप कि ट्रक फिर बस घूम के आता ही रहता है। इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है वो। समझ रहे हो बात को? ये पूरी बन गई क्वेरी। क्वेरी का शेप जो है ना, इस तरह का होता है। बड़ा करके दिखाता हूं। ये क्वेरी का शेप बना, तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि यहां पर अगर ट्रक यहां से खोदना शुरू हो रहा है, तो करते करते फिर वो चढ़ता रहेगा गोल 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 गोल, चढ़ते 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 फिर ऊपर बाहर आके निकलेगा। समझ आ रही? दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो ये आपने निकाला है जो सारा, इसमें तो मट्टी मट्टी दिख रही है, कॉपर का है। इसके अंदर उस मट्टी में कॉपर है। मोटी मोटी रिफाइनिंग आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है ना। कॉपर के साथ उसकी इंप्योरिटीज घुसी हुई ना, वो जो कॉपर नहीं है, कॉपर है, और उसके इर्द गिर्द जो मट्टी, वो इंप्योरिटीज है, क्योंकि वो कॉपर नहीं है, तो उसको अलग करना है कॉपर से, ठीक है। और उस प्रोसेस में कॉपर निकल आता है, और कॉपर के अलावा और भी मिनरल्स उसके साथ साथ निकल आते हैं। और कॉपर की माइनिंग में थोड़ा बहुत गोल्ड भी निकल आता है। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे मिनरल्स हैं जिनकी माइनिंग करते वक्त गोल्ड भी निकल आता है, लेकिन वो गोल्ड बहुत कम तादाद में होता है। जब भी रेयर मिनरल है ना, जब भी उसकी इतनी वैल्यू है। सो इसके एक्सट्रैक्शन मेथड क्या पता है? ओपन कास्ट माइनिंग इन्वॉल्विंग ब्लास्टिंग एंड एक्सकेवेशन। ये एक्सकेवेशन कहलाती है कि जमीन, वो नहीं आपने देखा होगा कुछ ऐसे हैवी मशीनरी के अंदर एक एक्सकेवेटर टाइप की मशीनरी होती है, वो क्या मट्टी को पूरा पूरा निकालती है, उसके आगे बहुत ही बड़े दांतों के साथ एक वो बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, पूरी मट्टी को किसी जगह से निकाल के, अक्सर जना पूरे पूरे स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं उसको यूज करते हुए। उसका मुंह इतना बड़ा खोला, किसी बिल्डिंग के फ्लोर में मारा, वो नीचे
ऐसा भी होता है, तो एक्सकेवेटर कहलाता है। तो एक्सकेवेटर्स का इस्तेमाल होता है वो मट्टी को सारे निकालने के लिए बाहर, और उस मट्टी में से फिर निकलता है आयरन, जो कॉपर की माइने वहां से कॉपर ज्यादा निकलेगा, जो आयरन के और मतलब जहां पर आयरन और ज्यादा मौजूद है तो उस वैसे आयरन और निकलेगा। ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल होता है। कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही जबरदस्त इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन होती है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है कॉपर। ठीक है, तो सिल्वर भी करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, लेकिन इतना हाई जो है ना कैपेसिटी नहीं होती सिल्वर की, तो अक्सर सिल्वर की तारे गर्म हो जाती है, जल जाती है, लेकिन कॉपर नहीं जलता, बिकॉज कॉपर के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का। ठीक है, अच्छा, कॉपर और इस्तेमाल होता है, दूसरी कॉपर के जरिए दूसरी तीसरी धात और बनती है, ब्रॉन्ज, ब्रास। इसी तरीके से क्रोमाइट है, गोल्ड है, बक्साइट है। गोल्ड है ज्वेलरी के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। गोल्ड एक रेयर मिनरल है, कम मौजूद है, तो वो एक उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बहुत है, माली औकात उसकी बहुत ज्यादा है गोल्ड की। ठीक है, इसी तरीके से बक्साइट है, और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तकरीबन सब में ही प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ओपन कास्ट फाइलिंग का। ठीक है जी, ये मेटेलिक मिनरल्स थे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, हीट और करंट पास नहीं होता जिनमें से सल्फर, रॉक सॉल्ट, पेराइट, जिप्सम, सोपस्टोन, इन सब से अलग अलग चीजें बनती है। रॉक सॉल्ट तो मैं बता सकता हूं, रॉक सॉल्ट कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। एक तो समुद्री नमक मिलता है हमें आमतौर पे, रॉक सॉल्ट थोड़ा कम क्योंकि वो पहाड़ों से आता है, हिमालयन नमक के नाम से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है हमारे यहाँ, कहाँ पर मौजूद है, सॉल्ट रेंज में। सॉल्ट रेंज में कौन सी मशहूर माइन है, केवड़ा सॉल्ट माइन। सल्फर है, बेराइट है, जिप्सम है, सोपस्टोन है, इन सबसे अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से आ सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जो मतलब केमिकल्स और पॉलिश बना रही है, कोई रंग बना रहा है, कोई तेजाब एसिड्स बना रहा है, उस इन सारी चीजों में इनके इस्तेमालात होते हैं। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री बताएगा किसमें किस चीज का है। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा बेचारा मैप ऐसा है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के अंदर इतना अच्छा नहीं दिखेगा, बिकॉज ये सारे सर्कल ही नजर आएंगे आपको, और ये सारे के सारे काले और ग्रे नजर आएंगे, तो आप देख नहीं पाओगे। यहां देख लो, सल्फर का है कोही, सुल्तान, सन्नी। इसी तरीके से रॉक सॉल्ट का है, रॉक सॉल्ट देख रहे हो इस तरह भरपूर है, जिसमें से एक बहुत जबरदस्त लोकेशन है केवड़ा। इसके अलावा कालाबाग में भी जट्टा, कड़क, पता नहीं कहां कहां मौजूद है रॉक सॉल्ट। बेराइट, कुंडी, गंगा। इसी तरीके से ये इलाकों के नाम है, ये मत समझना पूरे एरिया का कुंडी नाम है और ये कुंडी के नीचे है कराची। हो भाई, ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि आप कहो सिंध है, सिंध के नीचे कराची है। सिंध एक प्रोविंशियल लेवल है, उसके नीचे जाके शहरी सतह पर आओ तो कराची है। सही है, तो ये इतने कोई शहर जितनी बड़ी जगह नहीं कुंडी, ये इलाके का नाम होगा किसी। इसी तरीके से रिकोदीक इलाके का नाम है। ठीक है, जिप्सम, सोपस्टोन, ये अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं, और इसका आप ये इसलिए मैप बना के दे रहा हूं, ये फायदा कि इतनी बड़ी बड़ी जगह घेर रहा है मैप। इसका एक फायदा ये है कि आपके सामने बस चीजों के नाम आ जाएं और आप ये रेडी रहो कि पेपर के अंदर ऐसा हो सकता है कि मैप से पूछे, मैप पे दिखा के पूछे बताओ रॉक सॉल्ट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, कौन से रीजन में पाया जाता है, तो आप कहोगे नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर सॉल्ट रेंज की तरफ आपको मिलेगा, और उसके अलावा जहां पर केपीके और बलूचिस्तान आपस में मिल रहे हैं उस रीजन में पाया जाएगा। सही है, ये आप पकड़ सके बात की कमेंट्री, ये इसलिए केवड़ा सॉल्ट माइन की एक तस्वीर। अब आप देखो, मैंने एक ओपन कास्ट माइनिंग आपको बताई पीछे, ठीक है ना, एक ओपन कास्ट माइनिंग है और एक इस तरह की माइनिंग होती है जिसमें बड़े बड़े केव्स बनाते हैं। एक माइनिंग इस तरह की होती है जिसमें बड़े बड़े केव्स बनाते हैं, शाफ्ट्स बनाते हैं, उसके जरिए उन केव्स के अंदर घुसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पहाड़ है पूरा, ज्यादातर पहाड़ों में ये होती है ना, क्योंकि जो जमीन फ्लैट जमीन है उसमें तो क्वेरी बनाओगे नीचे डेप्थ में, जो पहाड़ है वो खुद इतना अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है, और इस पूरे पहाड़ के अंदर अगर मिसाल के तौर पे सॉल्ट ही सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट भरपूर है। ठीक है ना, ये पूरा पूरा भरपूर है रॉक सॉल्ट से। ठीक है, आपने क्या करना है, अब यहां पर केव्स बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक शाफ्ट इसमें खोदेंगे बीच में, इसमें लिफ्ट उतारी,
फिर उस लिफ्ट में मट्टी भर भर के बाहर निकालते गए, वो मट्टी नहीं है, वो सॉल्ट है। करते 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 ये एक डेप्थ बना लिया आपने। फिर आपने क्या किया कि यहां से खोद के थोड़ी सी निकाल के बाहर ले आए मट्टी, अगेन वो सॉल्ट है, निकाल के बाहर ले आए, यहां से थोड़ी निकाल के बाहर ले आए। बिल्कुल वैसे जो कारेज का हमने वो नहीं बना था, स्लोपी एरिया में नीचे ग्राउंड वाटर जा रही है तो उसको किस तरह से हमने रीच किया, बिल्कुल वैसे ही। फिर यहां से आए खोदते खोदते, ठीक है, उसके बाद ये खोद दिया तो यहां से सॉल्ट निकाल के ऊपर ले गए। क्लियर? कोई मसला लग रहा है यहां? एग्जैक्टली आप कहोगे नीचे नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल नजर आ रहा है ना, ये बहुत सारा सॉल्ट वाला एरिया है ना, ये भी हमें दो तरफ से। इसमें मैं अब अगर मिसाल दूं कि एक जगह है जिसमें डीप में मैं खोद के फिर आगे की तरफ जा रहा हूं, तो थोड़ा सा यहां और थोड़ा सा यहां पिलर जितना रहने दूंगा सॉल्ट, बीच में मैं सुराख करके लेके निकालूंगा। ठीक है, अगर आप केव्स देखोगे ना तो उसमें बीच बीच में पिलर्स के लिए छोड़े हुए होते हैं स्पेसेस। खेवड़ा सॉल्ट माइन केव्स, अब इसके केव्स अगर आप देखोगे ना तो इसमें ऐसे नहीं खोदा हुआ है कि पूरे का पूरी जमीन ही क्लियर कर दियो। अगर इफ यू जस्ट लुक एट इट, तो ये यहां पर खोदा है, बीच में साइड पे पिलर छोड़े हैं कहीं ना कहीं। एक बहुत बड़ा मट्टी का तोदा है, उसके बीच में आप उसमें बीच में ऊपर से सुराख करो, फिर उसके बाद एक दूसरी साइड में सुराख करके उसमें से मट्टी बाहर निकालो। वो जितनी जगह सुराख किया उसके इर्द गिर्द तो मट्टी मौजूद है ना। ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए ऐसा ऐसा लग रहा है आपको पूरा गायब हो गया। ये पूरा गायब नहीं हुआ। ये अगर मैं आपको बताने लगूं यूं किसी और अंदाज में, तो ये एक्स एक्सिस में मट्टी है, ये वाई एक्सिस में मट्टी नजर आ रही है, और ये जेड एक्सिस उस तरफ भी तो जा रही है, थर्ड डायमेंशन भी तो है इसकी। यूं समझो इस बात को, ये तीसरी डायमेंशन है। अब जब खोद के यहां तक पहुंचे, फिर बीच में से खोदा और साइड में यहां रहन दी मट्टी और यहां रहन दी मट्टी, बीच में से खोद के बस समझ रहे हो, तो साइड में पिलर्स तो रहन दिया ना। जैसे कि अगर ये पूरी जगह खेवड़ा सॉल्ट माइन होती, भरा हुआ होता, ऊपर से हम इसमें होल करते, तो इर्द अभी जितना होल किया उसके इर्द गिर्द भी तो मट्टी, इस होल के बाद यूं जाते अगर सीधा, और सीधा जाके वो बीच में तोदा गिर थोड़ी जाता, उसके इर्द गिर्द भी तो मट्टी ने उसको रोक के रखा हुआ है। क्लियर है? सो कमिंग बैक, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पिलर जितना छोड़ते हैं और बीच बीच में निकालते ताकि पूरा तोदा खड़ा रह सके। तो एक ये वाली माइनिंग होती है। फिर इसमें और फ्लोर भी कर सकते हो आप, एक फ्लोर 3-4 फ्लोर खेवड़ा सॉल्ट माइन के अंदर कोई 4-5 फ्लोर बने हुए हैं जहां से माइन होता है, तो ये आपने बीच बीच में पिलर्स भी छोड़े हुए हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो इस पिलर से उस तरफ रास्ता क्या घूम के चले जाओ ना, इस तरफ से खोदा हुआ है ना, उस तरफ से भी खोदा हुआ है, बीच में बस पिलर जितना छोड़ा है। एक आपने ओपन क्वेरी माइनिंग देखी, ओपन कास्ट माइनिंग कह लो या क्वेरी माइनिंग कह लो या ओपन पिट माइनिंग कह लो। पिट मतलब होता है खड्डा गढ़ा, और ये केव्स की सूरत में हमने खेवड़ा सॉल्ट माइन में, क्योंकि ये पहाड़ है, खेवड़ा सॉल्ट माइन के पूरे पूरे पहाड़ है, इसमें वो ओपन कास्ट माइनिंग थोड़ी होगी, फ्लैट जमीन थोड़ी है पूरी। तो ये इसमें ये क्योंकि पूरे पूरे पहाड़ है तो इसमें केव्स बन सकते हैं, क्योंकि पहाड़ के अंदर इर्द गिर्द के पत्थर में इतनी जान होती है कि बीच में से निकाल भी दो तो ऊपर के पत्थर को सस्टेन करके रख सकता है। मिनरल्स, अच्छा ये अब आगे दोबारा आ जाते हैं, जो मिनरल्स पीछे देखे थे हमने तो वो थे मेटालिक, और ये वाले नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। की लोकेशंस क्या है? जिप्सम की लोकेशन, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, सोपस्टोन, ये कहां पाए जाते हैं और इनके कितने कितने रिजर्व्स है। टोटल रिजर्व जो है ना जिप्सम का कितना है? 4.8 बिलियन टन्स, जिसमें से सबसे ज्यादा कहां पर मौजूद है? सॉल्ट रेंज में। इसी तरह टोटल हमारे पास नमक के रिजर्व्स कितने हैं? 10 अरब टन, 10 अरब टन टोटल नमक के रिजर्व्स है। सबसे बड़ी नमक की कान कहां पर मौजूद है? हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, खेवड़ा सॉल्ट माइन है। ठीक है, इसी तरीके से लाइमस्टोन के नहीं पता है, इसके रिजर्व्स मिले नहीं है कि इसके तकरीबन कितने रिजर्व मौजूद है, वो नहीं पता, उसका नंबर नहीं मिला था। लेकिन सालाना कितने निकाला जाता है ये सब यहां लिखा हुआ है कि 1.2 मिलियन टन्स, लिख देता हूं इसको, इतना ज्यादा लिखने से बेहतर है, 1.2 मिलियन टन्स। ठीक है, इसी तरीके से ये 2.7 मिलियन टन्स, बाकी आप लोग खुद काट के कर लेना।
जैसे ये 46 पॉइंट क्या है 46.5 क्योंकि 4 के बाद 8 है तो 46.5 मिलियन टन, ये 2 मिलियन टन है और ये 1,03,000 टन है। ये क्या है सोप स्टोन। सोप स्टोन के कम रिजर्व है हमारे। सोप स्टोन किस काम आता है यहां पर नीचे लिखा हुआ है। अब ये अगला जो है ना उन्हीं ये उनके नाम लिखे हुए मिनरल्स के, फिर उन मिनरल्स के यूजेस और एक्सट्रैक्शन मेथड लिखे हुए। तो रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट में भी ओपन कास्ट माइनिंग होती है। अगर प्लेन एरिया में रॉक सॉल्ट मिल रहा है तो ओपन कास्ट माइनिंग होगी, लेकिन पहाड़ी इलाके में मिल रहा है रॉक सॉल्ट तो फिर क्या होगी अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या करते हैं शाफ्ट बनाते हैं, मतलब सुरंगें बनाते हैं पूरी पूरी। ठीक है। सोपस्टोन, मार्बल, जिप्सम ये सब अलग अलग इनके काम है। रॉक सॉल्ट के क्या काम है, कुकिंग में काम आता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में नमक का बड़ा काम है। इनफैक्ट नमक का जो पिघले हुए नमक की तरह का पानी होता है सलाइन वाटर, उसका भी केमिकल इंडस्ट्रीज में बड़ा काम होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से डी आइसिंग के लिए काम आता है रॉक सॉल्ट। डी आइसिंग मतलब रोडों पे अगर आइस जम जाए तो नमक को फेंक के उस रोडों को क्लियर कर लेता है, डी आइसिंग कहलाती है। ठीक है। लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के लिए काम आता है। मार्बल कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत काम आता है। पहाड़ों से मार्बल काट काट के उसको फ्लैट करके उसकी पॉलिश वॉलिश करके हमारे पूरे फ्लोरिंग बनती है, पूरे पूरे घरों की जमीनें मार्बल की बनती है। फ्लोराइड किस काम आता है, ठीक है, इससे बहुत सारे कोई एसिड भी बन सकता है। और मैन्युफैक्चर, ये ज्यादातर मिनरल्स ना मैन्युफैक्चरिंग के काम तो आते ही है। कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें सीमेंट चाहिए, मट्टी चाहिए, रेत, बजरी, पिलर, तो लोहा भी चाहिए। फिर वो सब बनने के बाद उसकी फिनिशिंग करनी होती है। फिनिशिंग करने के लिए एल्युमिनियम की खिड़कियां चाहिए। एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से, मेटालिक मिनरल है। ठीक है। इसी तरह ग्लास, कांच जो है वो भी मिनरल है। वो कैसे बनेगा, इसी तरीके से सोप स्टोन जो है वो कहीं ना कहीं काम आएगा। सोप स्टोन टेल्कम पाउडर बनाने के लिए काम आ रहा है। इसी तरीके से लाइमस्टोन के अंदर एक लाइमस्टोन या किसी में लिखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है व्हाइट सीमेंट टाइप का जो फॉरेन जम जाता है। इसी तरीके से सोपस्टोन स्कल्पचर्स बनाने के लिए काम आता है कि अगर आप स्कल्पचर्स बना रहे हो किसी किस्म के मिट्टी के पुतले वगैरह तो उसके लिए सोपस्टोन एक अच्छा मटेरियल है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बन के काम आता है। सोपस्टोन से बनते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन का मतलब यह है कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करना चाहते अगर आप, तो बीच में आप एक इंसुलेटर लेयर डाल दोगे ताकि अगर यहां करंट है ना तो उसके आर पार ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आप गाड़ी लेके जाना चाहते हो किस जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर आग लग रही है, इलेक्ट्रिकल फायर है, तो आप नहीं चाहोगे उस गाड़ी के अंदर वो जो है ना इलेक्ट्रिक कैच करके जो है ना अंदर भी करंट आ जाए गाड़ी के अंदर जो बैठे। या फिर पानी वाली जगह है, कोई बारिश हो रही है, पानी वाली जगह है, तो उसके अंदर एक गाड़ी लेके जाना चाह रहे हो और वहां पर आप काम करो जहां पर करंट हर तरफ मौजूद है। आप नहीं चाहते गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को करंट आए, तो उस गाड़ी के बाहर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की लेयर होगी। कौन सा मटेरियल लग सकता है, लकड़ी लगा दो, लकड़ी भी पास नहीं करती, सही, बहुत सारा कपड़ा लगा दो, या मे भी सोपस्टोन से अखज किया हुआ कोई मटेरियल, सोपस्टोन को रिफाइन करते करते कुछ मटेरियल निकलता होगा इसमें से जो आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द लगा दिया, उससे क्या होगा, करंट और हीट दोनों पास नहीं होगी। खैर सोपस्टोन हो गया। ये हमने बता दिया कि नॉन मेटालिक मिनरल्स, उनके यूजेस और उनके एक्सट्रैक्शन मेथड्स। अब हाउ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड, इनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। आपके मुल्क में कमाई के जराए, कमाई के मौके फराम करते हैं ये मिनरल्स। आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है, मुल्क की जो टोटल इकोनॉमी है ना, वो तो डिसाइड होती है जीडीपी से। जीडीपी मतलब पूरे साल मुल्क ने कितनी वैल्यू का माल प्रोड्यूस किया, सब कुछ शामिल है उसमें। मैं पढ़ा रहा हूं, एक टीचर की जो टीचिंग सर्विसेज है वो भी शामिल है, एक बैंक की बैंकिंग सर्विसेज शामिल है, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्टील का मैन्युफैक्चर शामिल है, कोई सीमेंट बनाने वाली कंपनी का वो सीमेंट निकालना शामिल है, फिशिंग इंडस्ट्री से फिश पकड़ रहा है वो उन सब के तमाम, पूरे मुल्क के तमाम बिजनेसेस का जो टोटल है रेवेन्यू है, टोटल कमाई है, टोटल इनकम है, वो सब मिला के बनती है हमारी जीडीपी। तो हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका, मिनरल्स का है, क्योंकि मिनरल्स की बुनियाद पे कितने सारे बिजनेसेस चल रहे होंगे, कितने लोगों को जॉब्स मुहैया हुई होंगी, कितनी सारी प्रोडक्ट्स बनती होंगी, कितना माल यूज होता होगा, कितना एक्सपोर्ट हो जाता होगा। सही है। एक कोई मिनरल उठा लो, उससे ही पता नहीं कितनी अरबों रुपए की जो है ना इंडस्ट्री खड़ी हो जाती होगी। और जो बहुत ज्यादा कॉमन मिनरल्स है जैसे कि लाइमस्टोन जिससे सीमेंट बनता है, पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बन रही है, सीमेंट चाहिए बहुत ज्यादा, कहां से आ रहा है, लाइमस्टोन से आ रहा है।
तो उस पूरे लाइमस्टोन से निकालने से लेकर बिल्डिंगें बनने तक के प्रोसेस में कितनी जॉब्स, कितने बिजनेसेस, कितनी दुकानें चल रही हैं, एक मिनरल की बात कर रहा हूं उस समय। तो ऐसे कितने सारे मिनरल्स हैं। सो हमारे मुल्क की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा मिनरल से माखूज है, मिनरल से निकला हुआ है, मिनरल्स के जरिए हम कमा रहे हैं। मेटेलिक मिनरल्स आपको आपको मेटेलिक मिनरल्स जो है ना, इलेक्ट्रिकल या मशीनरी या स्टील मैन्युफैक्चरिंग या लोहे की जो भी चीजें बनती है उन इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो आपको दूसरी चीजों में काम आते हैं। जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल में एक जिप्सम या लाइमस्टोन की मिसाल ले रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम आता है वो। इसी तरीके से एक नॉन मेटेलिक मिनरल है कोयला, कोल, वो बिजली बनाने के लिए काम आता है। कोयले का जिक्र यहां ज्यादा है नहीं क्योंकि कोयले का जिक्र पावर के चैप्टर में आपका, ठीक है ना, वो पावर का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं कवर हुआ है, उसके बाद वाला सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें कोयले का जिक्र करेंगे। बाहर कोयला भी एक मिनरल ही है। किस लिए काम आता है? कोयले से जला के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ऑयल एंड गैस भी मिनरल है। ऑयल एंड गैस से क्या बनती है? पावर जनरेट होती है, चाहे वो गाड़ी को पावर मिल रही हो पेट्रोल की सूरत में, चाहे आपके मुल्क की बिजली बन रही हो ऑयल एंड गैस को बर्न करके, ठीक है, या घर का जो हीटर गीजर चल रहा है वो गैस के जरिए चल रहा है, या गाड़ियां जो भी है। सो वो ऑयल एंड गैस भी नॉन मेटालिक मिनरल्स है, लेकिन उनका जिक्र यहाँ पर ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि पावर के चैप्टर में कनेक्टेड है। बहरहाल तो नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको कंस्ट्रक्शन में, पावर जनरेशन में या बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में मिलता है, वो काम आते हैं। लिमिटेशंस लिखी हुई है कि इसको लेकर, इन मिनरल्स को लेकर हम लिमिट कहां पर हो रहे हैं। इन तमाम लिमिटेशंस में सारी बात जुड़ेगी कहां के? पता है? पैसे की। पैसा नहीं है, मशीनरी नहीं है। मशीनरी प्रॉपर होती तो हम खुल के ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मिनरल्स किस काम आते हैं? मिनरल से आप फायदा क्या उठा सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फायदा उठा सकते हो। रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, अंडरपासेस, कैनाल्स से आपका गटर का निजाम, ये सब कुछ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है। इसी तरीके से आपका ट्रेन का पूरा नेटवर्क, रेल की पटरियां सारी आयरन से, मिनरल से ही है ना। इसी तरीके से वो सारा बिजली का निजाम, जो खंबे होते हैं बिजली के, वो सारे लोहे के बनते हैं। फिर उसके दरमियान से तारे जो गुजर रही है, कॉपर की गुजर रही है या कोई और मटेरियल की गुजर रही है बाहर, तो ये तारे गुजर रही है वो सब मिनरल से बना है सब कुछ। तो आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिनरल्स को इस्तेमाल करके बनता है। लेकिन अगेन आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बहुत जबरदस्त का, दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की बनिस्बत हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोरी से डेवलप हो रहा है, बहुत हल्का है, वरना कब के डैम्स बन चुके होते। क्यों? जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मौजूद नहीं है हमारे पास, मॉडर्न मशीनरी मौजूद नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, सही है जी। एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, कहां गए? मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? सिक्योरिटी इश्यूज। उनको लगता है कि यहां पर जाना, अगर कर भी गए अच्छी लाइफस्टाइल एक पॉइंट पे, लेकिन यहां पर रहते हुए ना इनसिक्योर रहेंगे। सिक्योरिटी रीजन हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग मेंटली अगर इनसिक्योर है कि हालात को लेकर, खासतौर पर कराची जैसे शहर में। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मिनरल्स से आपके मुल्क को एक्सपोर्ट करने के मौके मिलते हैं कि लोकली, एक तो देखो मिनरल्स अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो आपके मुल्क में जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके मुल्क से पूरी हो गई, बाहर से मंगवाने नहीं पड़े। दूसरा, अगर आपकी जरूरत से ज्यादा आपने प्रोड्यूस किए तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सही है। मिनरल्स प्रोड्यूस ना हो रहे होते या हमारे पास मौजूद नहीं होते, जैसे कि ऑयल एंड गैस, हमारे पास बहुत कम रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के, तो पूरी पाकिस्तान की खपत करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट करने के लिए के नुकसान पाकिस्तान को क्या होता है? हमारे मुल्क से डॉलर बाहर जाता है, सही है ना। डॉलर हमारे मुल्क का क्या है? डॉलर हमारे मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स, फॉरेक्स रिजर्व। डॉलर हमारे मुल्क का फॉरेक्स रिजर्व है, और वो जितना कम होता चला जाएगा तो हमारी करेंसी उतनी वीक होती चली जाएगी हमारे मुल्क की, ठीक है। सो एक्सपोर्ट, जब इस तरह से हम जब माल को बेचते हैं दूसरे ममालिक में, तो क्या आता है? डॉलर मुल्क में आता है, तो इससे हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, मिनरल्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। जब मिनरल्स की वजह से इतने बिजनेसेस खुल रहे हैं तो उन बिजनेसों में जॉब्स भी तो खुलेगी ना, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है मिनरल्स की वजह से। आपके रिमोट एरियाज में, दूर दहाड़ जो देहाती इलाके हैं, वहां पर तरक्की याफ्ता काम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक कंपनी है लकी सीमेंट, उसको सीमेंट निकालना है। जिन जिन जगहों से उसको सिंध की सीमेंट निकालने जाके, उन पहाड़ों जहां से लाइमस्टोन मिल रहा है उसको, उन पहाड़ों के इर्द गिर्द की जो आबादी है ना, उसके लिए फिर वो हॉस्पिटल भी खोलेगी, स्कूल्स भी खोलेगी। तो उन आबादी को फायदा हुआ ना कि कंपनीज ने आके इन्वेस्ट किया,
और वो अब सीमेंट को ट्रेवल करके यहाँ तक लेके भी आ रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज तक, तो सीमेंट को ट्रेवल करके फैक्ट्रीज तक लेके आने के लिए बीच में रोड भी चाहिए। जहां तक हुकूमत का बना हुआ रोड है तो ठीक है, जहां रोड नहीं बना हुआ तो खुद से अपनी जेब से लगा देगी वो कंपनी पैसा कि रोड बन जाए ताकि हमारे ही ट्रक गुजरने यहाँ से। क्लियर हो रही है? सो देहाती इलाकों में डेवलपमेंट हो जाती है इन मिनरल्स की वजह से, क्योंकि ज्यादातर ये जहां मिनरल्स जहां पाए जाते हैं वो रिमोट एरियाज है, दूर दराज इलाके ही है। ज्यादातर रिहाइश कहां पाई जाती है? ज्यादातर रिहाइश पाई जाती है दरिया के इर्द गिर्द वाले इलाकों में। पंजाब और सिंध में जहां पर रिहाइश पाई जा रही है ना, वहां मिनरल्स एज कंपेयर टू बलूचिस्तान कम है। बलूचिस्तान जैसे एरिया, थर जैसे एरिया, इन जगहों पे मिनरल्स बहुत है, लेकिन वहां रिहाइश क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि मिनरल्स है तो रहेंगे नहीं। हम इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि यहाँ पर कंपनियां आगे बहुत शोर होता है, मशीनें चलती है, क्वेरी खोदी जा रही है, बहुत शोर होता है, हम इसलिए नहीं रहते। वजह ये नहीं है ना रहने की, आपके ना रहने की वजह या पानी नहीं है पीने का, वो जहां पर आप उस तरफ जमा रह रहे हो, सारी सिविलाइजेशन आपकी ज्यादातर वहां मौजूद है या पीने का पानी वेल पे लो। तो नेचुरली ये जगह जो है ना दूर दराज वाली, यहाँ पर आबादी कम ही होती है, होती फिर भी है। तो बहरहाल ऐसी आबादी जो थोड़ी बहुत जितनी भी है उनके लिए डेवलपमेंट के काम हो जाते हैं वहां, और उन लोग को जॉब्स मिल जाती है, वरना उन इलाकों में तो काम ही खत्म हो जाए। ये जो आती है कंपनीज, तो ये जो भी दूर दराज देहात वाले इलाकों में वहीं से लेबर उठा लेती होगी ना, वो थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं कराची के लोगों को अंदरूनी सिंध तक लेके ट्रैवल करवाएं और जना खड्डे खुदवाएं, वहीं की लेबर को ट्रेन करके उन्हीं से काम ले लेते हैं। हाँ, बस टेक्निकल वर्क जिसमें अच्छी पढ़ाई चाहिए तो उसके लिए वो शहर से लोग उठाते हैं, कभी कभी तो बाहर से इंजीनियर्स भी बुलाते हैं। आपके मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का लफ्ज अगर कभी आ जाए लाइफ में, इस लफ्ज को ध्यान में रख लेना, कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ताल्लुक होता है आपके मुल्क में डॉलर के बैलेंस से, कि आपके मुल्क में दूसरे मुल्क की या इंटरनेशनल करेंसी डॉलर कितनी मौजूद है। तो मिनरल्स हम जब प्रोड्यूस करते हैं उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाता है। मसलन आपके मुल्क में माल इंपोर्ट हो रहा है तो डॉलर, मैं ग्रीन कलर से डॉलर बना, डॉलर हमारे मुल्क से जा रहा है, ठीक है ना, तो माल इंपोर्ट ना करना पड़े तो डॉलर मुल्क से नहीं जाएगा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जो मिनरल्स हम इंपोर्ट कर रहे थे कल तक अब हमारे मुल्क में ही निकल गए। सही है? इसी तरीके से अगर मिनरल्स इतने निकल गए कि अब आप उन मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो मिनरल्स क्या हो रहे हैं? एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके बदले क्या होगा? मुल्क में डॉलर आएगा। तो एक तो डॉलर जाएगा नहीं, क्योंकि आप पहले इंपोर्ट करते थे वो चीज अब आपके मुल्क में निकल आई, तो वो आपकी किस्मत है। एक जगह किस्मत है और दूसरी जगह ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व है। किस्मत यह है कि आपके मुल्क में रिजर्व मौजूद हो वो वाले कुदरत के, और फिर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उनको निकाल भी सको, तब जाके आप फिर उनका फायदा उठा सकते हो, तो इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, राइट। और फायदे जरूरत से ज्यादा अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? डॉलर आपके मुल्क में आएगा। सही, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी इंप्रूव हो जाएगी। डॉलर का जाना और डॉलर का आना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। अगर डॉलर मेरे मुल्क से ज्यादा चला गया, आया 10,000 डॉलर और गया 15,000 डॉलर, तो 5,000 इजाफी गया ना, तो बैलेंस आउट हो गया। 5,000 इजाफी डॉलर कहां से लाया? अब दूसरे ममालिक से उधार लेके दे रहे हैं पैसा, क्योंकि हमारा बैलेंस आउट हो गया। लेकिन अगर हम 15,000 डॉलर का माल इंपोर्ट करवा रहे थे, दूसरी तरफ 15,000 डॉलर का एक्सपोर्ट भी करवा रहे थे, तो बैलेंस बराबर हो गया। और क्या ही हो जाए, 15,000 डॉलर का माल इंपोर्ट करा रहे थे और एक्सपोर्ट किया हमने 20,000 डॉलर का माल, तो अब हमारे हक में झुकाव हो गया डॉलर का। ठीक है, तो ये मिनरल्स आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इंप्रूव करते हैं। कोई भी चीज करती है, जो भी चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करेगी, या जो भी चीज आप ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हो जो कल तक बाहर से मंगवाते थे अब आपके मुल्क में ही बन गई। अगर आपके मुल्क में गंदम शॉर्ट हुआ कभी तो आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, जब बाहर से गंदम मंगवाओगे तो डॉलर जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गई। लेकिन आपके मुल्क में फिर क्या है, गंदम इतना उग गया कि अब आपकी पूरी खपत पूरी हो जाती है उससे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो गई। और अब आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो गंदम, तो आपके और बेहतर हो गए बैलेंस ऑफ पेमेंट। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, अच्छा कुछ एनवायरमेंट को डैमेज पीछे जैसे पढ़ा था, जब हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं तो आसपास की आबादियां वो बहुत सारा डस्ट पॉल्यूशन बेचारी फेस करती हैं, बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। जहां माइनिंग करनी है वो जगह अगर हमें लगता है कि यहाँ पर फला किसी भी चीज के रिजर्व्स है, तो वहां अगर दरख्त है सब साफ कर देंगे, ठीक है। और पूरे फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कुछ रेंज लैंड ही हो सकते हैं कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो होगी ना हरियाली, जो बेचारे भेड़ बकरियां चर लेते थे थोड़ी बहुत, उनके वो सब साफ करना पड़ा। अब जब वो सब साफ करेंगे ना तो एक अच्छी हुकूमत ऐसी कंपनी के ऊपर लागू करेगी कि इतने फॉरेस्ट आप कहीं और भी उगाओ,
सही है, तो फिर जाके जस्टिफाई होता है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कि जारी तो रह सके ना, जितना आपने उड़ाया है फॉरेस्ट उतना फिर लगाओ भी, ताकि आपने उड़ा दिया क्योंकि यहाँ से आपको मिनरल्स चाहिए, तो वही जितना फॉरेस्ट उड़ाया उतना फॉरेस्ट लगाओ भी आप कहीं, ये होगी फिर सस्टेनेबल प्रोडक्शन। बहरहाल तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं कि अगर आप सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस करते हो तो फिर आप मिटिगेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो एनवायरमेंट को डैमेज। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि हमारे मुल्क में अगर इतने स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है माइनिंग को लेकर, और कोई कंपनी आ रही है वो हुकूमत की जेबें भर दी जिसने, हुकूमत की नहीं होती जेबें, हुकूमत के लोग अगर करप्ट है और वो जेबें भर गई और वो खामोश हो गए, तो अब जो माइनिंग कंपनीज है वो सफाया करती रहेंगी फॉरेस्ट का अपने हिसाब से। अब जब फॉरेस्ट साफ कर देगी कितना सारा बेचारा सॉइल भी उड़ जाएगा। फॉरेस्ट साफ किए, जमीन सीधी हो गई, जमीन जब सीधी हो गई हवा से ऊपर टॉप सॉइल भी उड़ गया। जहां फॉरेस्ट उगता है वो फर्टाइल जमीन होती है, एक तो फॉरेस्ट काट दिया, फॉरेस्ट काटने के बाद फिर वहां से जब आपने खुदाई की तो फर्टाइल जो जमीन की ऊपर वाली सॉइल वाली लेयर थी जो कुछ उगा सकती थी वो भी हटा दिया आपने, और अब खोद के अंदर से अपने मिनरल्स निकाल लो। वरना अगर इसके ऊपर उसूल लागू करते ही करते आप ये जो सॉइल है इसको कहीं और प्लेस करें, ऐसा निकाले कि कहीं और जाके डाले, ऐसे वेस्ट ना कर दे। इस प्रोसेस में तो बहुत पैसा लग जाएगा, इतने ट्रक्स इतने मजदूर भर भर के जो ट्रक्स को लेके जाएंगे, फिर कहीं और जाके बिछाना इस सॉइल को, और फिर वहां अफॉरेस्टेशन करना, बहुत पैसा लग जाएगा। तो बहुत कम पैसे में भी काम हो सकता है। हुकूमत के किसी ऑफिशियल के उस पैसे का 1% पैसा दे दो, 100% पैसा जाने से बेहतर था 1% पैसा दे के 99% बचा लिया, करोड़ों का काम चंद लाखों रुपए में हो गया। क्यों? अब पूछने वाले जो थे उनका मुंह बंद करा दिया। तो ऐसा होता है, तो इसलिए बताने पड़ रही है बात। और ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स है, उनके जो लोग हैं वो कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। क्या कहलाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। तो जिस मुल्क की भी ब्यूरोक्रेसी करप्ट होगी ना, उस मुल्क में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। ब्यूरोक्रेट, और वो ब्यूरोक्रेसी भी कहलाते हैं, हुकूमत के इदारे ब्यूरोक्रेसी भी कहलाते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर, अच्छा हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा कौन सा एक अंसर है कि जहां से शुरू करेंगे सही करना सब सही हो जाएगा, करप्शन खत्म कर दें। वो भी दुरुस्त होने के लिए क्या जरूरी है? अदालती निजाम अच्छा हो जाए। अदालत का, कोर्ट का निजाम अगर अच्छा हो गया ना, कोर्ट्स का निजाम अच्छा हो गया, तो जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। जब सजा मिलेगी किसी के गलत को, तो बाकी लोग गलत नहीं करेंगे। सही है? कोर्ट्स हैज टू बी राइट। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, अच्छा ये इसी को लेकर आप जो मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स को लेकर पूछ रहे हैं कि हम इन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कैसे करें। एक्सप्लॉइट करना मतलब फायदा उठाना, कि किस हद तक हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो बता रहे कि अगर आप इदारे बना दे, ऐसे इदारे बना दे, फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो सर्वे करता है। जियो मतलब अर्थ, जियोलॉजिकल मतलब अर्थ की स्टडी करने वाला, सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के इदारे जो कि सर्वे करें जमीनों के, जब वो सर्वे करेंगे तो उनको पता चलेगा ना कहां पर कौन सा मिनरल पाया जाता है। फिर वो इस काबिल होंगे कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट फराहम करेंगे कि फला जगह ये मिनरल है वो मिनरल है। फिर गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उस जगह का विजिट करके देखेगी कि कितने पैसों की टर्म से कितना पोटेंशियल है इस मिनरल का। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है लगाने को, तो हम बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आते हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट जब लेके आने की बात कर रहे हैं तो साथ में आर्मी जनरल्स को भी साथ लेके जा रहे हैं, जो कि क्या यकीन दहानी दिला रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आप सिक्योरली काम कर सकते हैं, आपकी बैक पे आर्मी खड़ी है आपको सिक्योर करने के लिए। जब इतने सारे इदारे मिलके किसी इन्वेस्टर को लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की अगर कोई है कि जो हमारे मिनरल्स वगैरह को ढूंढती है, कई मिनरल्स मौजूद है, तो वहां पर जो है ना ऐसी फैसिलिटीज फराहम करती है कि बिजनेसेस आके वहां पर सेटअप करें और उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें। जब बिजनेस आकर सेटअप करेंगे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होंगे तो मुल्क के अंदर इंपोर्ट नहीं कराने पड़ेंगे, डॉलर रुक जाएगा, और इतने एक्सट्रैक्ट हो गए कि एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, तो डॉलर आ भी जाएगा मुल्क में बाहर से, ठीक है। पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट, पढ़े लिखे लोगों का ना होना और जो लोग मौजूद हैं उनका करप्ट होना, यह वजह बनता है कि आपके प्रोजेक्ट बड़े डिले हो जाते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है ना वो कारामद नहीं रहते।
एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ड्यू टू मिनरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, मिनरल्स निकालने का प्रोसेस इतना ज्यादा नॉइजी और इतना ज्यादा डस्टी, इतनी ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल, इतना सारा उन मशीनरी में डीजल डालने का इस्तेमाल, उस एक्सट्रैक्शन के लिए पूरे एरिया को डिफॉरेस्टेशन करने की जरूरत पड़ना, ये सब कुछ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स है। पहले फुटप्रिंट्स का मतलब बहुत पहले भी बताया हुआ, दोबारा एक दफा दोहरा रहा हूं। फुटप्रिंट्स वैसे कार्बन फुटप्रिंट्स लफ्ज है, कार्बन फुटप्रिंट्स। आप यूं समझो कि किसी काले, कोई भी काले रंग के ऊपर अगर आप चलो और उसके बाद सफेद मार्बल पे चलो, तो सफेद मार्बल पे आपके क्या आ जाएंगे? फुटप्रिंट्स। सही है? तो बस उसी लॉजिक को लेकर, वो गंदे अच्छे नहीं लगेंगे वो फुटप्रिंट्स ना साफ मार्बल पे, बिल्कुल उसी लॉजिक को जहन में रखते हुए अब यूं दूसरे एंड पे सोचो कि अगर हम किसी किस्म की मिनरल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट होता है, मनफी इंपैक्ट होता है। वो जो एनवायरमेंट में मनफी असर पैदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट्स। सही? अक्सर फुटप्रिंट्स भी कहलाते हैं। पैरों के निशान, अब जाहिर है मशीनरी के पैर नहीं है, अब फुटप्रिंट्स का मतलब ये मत समझना जो ट्रैक्टर चल के जमीन पे जा रहे हैं उसके टायर के जो निशान है ये एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स हो, भाई नहीं। वो मशीनरी चल रही है, पहाड़ को काट रही है, उसके वो डिफॉरेस्टेशन कर रही है, उससे फुटप्रिंट्स क्या हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपकी एयर क्वालिटी खराब हो रही है, एनवायरमेंट का डिग्रेड हो रहा है। इसी तरीके से आप जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो जमीन में जो फर्टाइल फॉरेस्ट था कल तक, अगर वो आपने रिमूव कर दिया और जमीन से ऊपर का सॉइल भी हटा दिया तो जमीन की फर्टिलिटी तबाह कर दी। कल को सैलाब आता है तो फॉरेस्ट खत्म हो गया, वो रोक नहीं पाएगा, सैलाबी रैला रुक नहीं पाएगा क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है। फिर आसपास धूल मट्टी होना, फिर इतने सारा आपके फैक्ट्रियों का धुआं छूटना और मशीनरी का धुआं छूटना, आसपास की आबादी को हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। वर्कर्स इतनी टफ कंडीशंस में काम करते हैं कि माइनिंग के लिए, अगर एक तो ओपन कास्ट माइनिंग है, खुली है, चलो उसमें भी बहुत धूल मट्टी होती है, और एक है शाफ्ट माइनिंग जिसके अंदर केव्स के अंदर जाना पड़ता है, शाफ्ट के अंदर घुस के फिर केव्स के अंदर घुस के, तो उसमें तो वैसे ही ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं, तो उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है उन वर्कर्स की। ठीक है? तो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स होते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन के वक्त, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होती है, सॉइल इरोजन होता है, वाटर पोल्यूट होती है, एयर पोल्यूट होती है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपके जो जिस भी रीजन पे मिनरल एक्सट्रैक्शन की जा रही है वहां से फॉरेस्ट खत्म किया जा रहा है, तो वहां जो नेचुरल हैबिटाट था, हैबिटाट मतलब रिहाइश, तो जो नेचुरल लाइफ का, जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटाट था जिसमें बहुत किस्म के जानवर आ गए, परिंदे आ गए, जमीन के जानवर आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, बहुत सारे समंदर दरिया वाले जानवर आ गए, फूल पौधे, ये सब कुछ कहलाता है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फौना मतलब एनिमल्स, एक टर्म है फ्लोरा एंड फौना। तो किसी भी जगह मिनरल एक्सट्रैक्शन होती है तो वहां के फ्लोरा एंड फौना को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, एक शहरी जगह है, यहां पर कभी फॉरेस्ट वगैरह हुआ करते होंगे, अब यहां पर वो सब हट गया, तो क्या बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ? हुआ। कोई मिसाल मैं आपसे पूछता हूं, कोई मेंढक देखने को मिलता है आपके घर के आसपास? नहीं। कोई तितली देखने को मिलती है? नहीं। क्या लगता है होंगी? नहीं, क्या होंगी, इसी जमाने में होंगी। दोबारा कैसे आ सकते हैं? क्योंकि वो जिस जगह पर आती है वैसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हर घर के आगे ग्रीनरी होनी चाहिए, घर की छतों पे पौधे होने चाहिए, हर तरफ कुछ ना कुछ ग्रीनरी और फ्लावर्स वगैरह चाहिए, तब जाके वो बायोडाइवर्सिटी दोबारा क्रिएट हो सकती है। फिर 4 तितलियां छोड़ोगे तो अंडे दे दे के कितनी तितलियां पूरे इलाके में हो जाएंगी, क्योंकि उनको रहने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए जो फूल पौधे चाहिए वो मौजूद है, वो है ही नहीं, तो वो फ्लोरा एंड फौना सब तबाह हो रहा है। ठीक है? तो मिनरल एक्सट्रैक्शन, अब ये तो हमने रोड अपनी जमीनें फ्लैट करने के लिए, रहने के लिए जमीनों को सीधा किया, राइट? कहीं पर मिनरल एक्सट्रैक्ट हो रहे, पहाड़ों से कुछ काट रहे या जमीनों से कुछ जो है ना माइनिंग कर रहे, तो उसमें आसपास फॉरेस्ट वगैरह वो तबाह होता है, लोग जो रह रहे हैं उनकी हेल्थ भी खराब होती है। ठीक है? जो वर्कर्स लोकल कम्युनिटीज से, वहां की लोकल कम्युनिटीज मतलब जिस जगह पर भी काम हो रहा है एक्सट्रैक्शन का, वहां के लोगों को हायर कर रहे हैं, जो बेचारे हायर हो रहे हैं उनको सांस के इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन एक बड़ी खतरनाक एक्टिविटी है। और हमारे यहाँ तो प्रॉपर इक्विपमेंट पता नहीं प्रोवाइड भी किया जाता है कि नहीं। एक बंदा अगर डीप जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स कम है, तो उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, ताकि वो नीचे आके काम कर सके। पर ये नहीं होता, क्योंकि उर्दू में कहता है वारे में नहीं आ रहा,
कॉस्ट कटिंग करनी है, ऐसे ऐसे कॉस्ट कटिंग हो रही होती है। फिर क्या आप प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, बाहर कहाँ निकल गए। तो ये इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स है, नॉइज पॉल्यूशन होना, लैंड डिग्रेड होता है। लैंड डिग्रेड कैसे होता है कि जब आपने किसी एरिया को माइनिंग कर ली, उस माइनिंग किए हुए एरिया में कभी फॉरेस्ट था, वो तो वैसे ही खत्म हो गया, और फिर सॉइल भी इरोड हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट हटने की वजह से वैसे ही सॉइल चला जाता है। ऊपर से फॉरेस्ट या फूल पौधे हट जाए तो जमीन के ऊपर मट्टी खुली रहती है, वो हवा उसको उड़ा देती है, इरोजन कर देती है, या पानी की लहरें अगर वहां से गुजर गई बारिश की सूरत में, वो इरोड कर देती है लैंड को। और उन दोनों ने इरोड नहीं किया, उससे पहले आपने इरोड कर दिया, आपने खोदना शुरू कर दिया ना। जो पिट पूरी बनाते हो, पूरा घड़ा जो खोदते हो, तो जैसे खुदाई हो रही है सारी, तो उससे क्या हुआ, आपका लैंड इतना डिग्रेड वैसे ही हो गया कि उसके ऊपर अब शायद कुछ उग नहीं सकता, नंबर वन। फिर आपने एक पिट खुली छोड़ दी, आपका काम पूरा हो गया, गड़ा खोदा हुआ है जमीन में। अब क्या होगा, अब बारिश होगी तो भर जाएगा एक लेक की सूरत में, शायद एक छोटा मोटा लेक बन गया शायद वो। वरना क्या है, वरना वो जगह पर डंप हो रहा होगा, कोई ना कोई कचरा डाल के जा रहा होगा, खड्डा दिख रहा है, खाली दिख रहा है, उसमें कचरे डाल रहे हैं, तो पॉल्यूट हो जाएगी वो जगह। सही है। सो वो लैंड डिग्रेड हो गया, बेकार हो गया वो लैंड। अब उसको रीप्रोसेस करना पड़ेगा। रीप्रोसेस करने के लिए दोबारा इतनी मट्टी कहां से लाए, बराबर आसपास से उखाड़ेंगे तो आसपास खड्डे हो जाएंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रिकवर दैट पिट। उस पिट को दोबारा भरना बहुत मुश्किल काम है। क्यों नहीं भरते होंगे, कॉस्ट। जब पिट से पूरी सारी अपने अपने मतलब कि आयरन ओर निकाल लिया, या जो भी आपकी मिनरल्स थे वो एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके बाद उस पिट को भरना है, उसके लिए पहाड़ों से मट्टी ला के उसके अंदर भरना डालना, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कंपलसरी है तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लूप होल मिल जाता है कि जहां से बच के निकल जाओ, तो आप अपनी कॉस्ट बचा लोगे बहुत सारी। कॉस्ट तो बचा ली बहुत सारी, खड्डे रह गया, पूरी लैंड को डिग्रेड कर गया। इसी तरह हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, जो वर्कर्स हैं उनकी जिंदगियां मतलब हेल्थ रिस्क हो जाते हैं। तो ये देख रहे हो सारे, मैं डिटेल बीच किसी भी नहीं कर रहा, सब डिटेल्स हुई भी है पहले से। तो बताइए कि क्या क्या इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन की वजह से। सही है। एंड देन यू विल रीड दिस बेनिफिट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब क्या मिनरल एक्सट्रैक्शन ना करें उससे इतने मसले हो रहे? नहीं, मिनरल एक्सट्रैक्शन से बहुत फायदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ना करो। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, बहुत काम की चीज है। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन करो तो कैसी करो, सस्टेनेबल ऐसी करो कि जिसकी बुनियाद पे जो जिंदगी है वो जारी रह सके। इन्वायरमेंट का ऐसा कबाड़ा मत मार दो इस एक्सट्रैक्शन के चक्कर में कि लोगों की हेल्थ खराब हो और बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना तबाह हो जाए, ऐसा ना करो। चुने हुए कुछ एरियाज से करो, एफिशिएंट मशीनरी इस्तेमाल करो। अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई जो कम शोर शराबे के साथ काम कर सकते करो। और जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इस जगह को फिल करो, कोशिश करो उसके ऊपर सॉइल को फर्टाइल करने की, उसके बाद फिर अफॉरेस्टेशन करने की। जरूरी है ना। सो ये कह रहे हैं बेनिफिट्स क्या क्या मिनरल रिसोर्सेज के, वो यहां लिखे हुए सारे। लेकिन साथ में ये बताया हुआ सस्टेनेबल मेजर्स क्या ले सकते हो आप। सस्टेनेबिलिटी के मेजर्स मतलब आप वो कौन से स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स। वो कौन से कदम है, कौन से इकदामात उठा सकते हैं आप कि जिससे आपकी जो एक्सट्रैक्शन है वो नुकसानदेह ना बने बल्कि जारी रहे, तमाम कम्युनिटीज से उससे बेनिफिट ही हो। क्योंकि ये बड़ा सिंपल आंसर है, इससे तो मिनरल एक्सट्रैक्शन कर ही ना। अगर मिनरल एक्सट्रैक्शन नहीं करोगे तो दूसरे मसले, ऑयल एंड गैस नहीं निकल पा रहा, तो उसकी वजह से बिजली नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से आपके मुल्क में बिजली ना होने के मसले आ जाएंगे। बिजली नहीं होगी तो मुल्क पूरा रुक जाता है ना, हमारी सारी एक्टिविटी रुक जाती है। अभी बिजली ना हो तो हमारा तालीम का निजाम रुक जाएगा, हॉस्पिटल का निजाम रुक जाएगा, एजुकेशन सेंटर्स बंद, हॉस्पिटल्स बंद, बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा बिजली ना हो तो। बिजली कैसे बन रही है हमारे मुल्क में फिलहाल? डैम से तो बन नहीं रही, बहुत कम बन रही है डैम से। ज्यादातर किससे बन रही है? 70% जो बन रही है ऑयल एंड गैस को बंद करके बन रही है। तो वो क्या होते हैं? एक्सट्रैक्ट होता है। और अगर एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो फिर इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर कहां से लाओगे? और चलो ले आए इंपोर्ट करने के लिए डॉलर, कब तक लाते रहोगे डॉलर से? कब तक पैसा बेचते रहोगे बिजली इंपोर्टेड ऑयल से? तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स बट इन अ सस्टेनेबल मैनर, कि वो फायदेमंद हो या कम से कम नुकसान दे हो, या जो नुकसान पहुंच रहा है उस नुकसान को रिकवर कर दो फायदे से। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है कि आपके मुल्क की ओवरऑल जीडीपी को इंप्रूव करता है। आपके मुल्क की जो ओवरऑल कमाई है
उसको इंप्रूव करती है मिनरल एक्सट्रैक्शन, क्योंकि मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है तो उसकी बुनियाद पर बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं। सो इतने सारे बिजनेसेस में इतनी सारी जॉब्स, इतने लोग कमा पाते हैं, फिर जो कमा पाते हैं वो कुछ खरीद पाते हैं, अपनी लाइफ जी पाते हैं, राइट। तो सब का ताल्लुक जीडीपी से, मुल्क तो पूरे मुल्क की जीडीपी मिनरल्स के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। और अगर एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और इंपोर्ट करने पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, डॉलर जाएगा, तो नुकसान है आपकी इकोनॉमी को। आपकी इकोनॉमी के लिए फायदा ये कि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन साथ में आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो माइनिंग कर रहे हो तो सस्टेनेबल होनी चाहिए, नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन जितनी कर रहे हो तो उतनी अफॉरेस्टेशन भी करो उसके बदले, और जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, सारे का सारा प्रॉफिट खा मत जाओ, उसको इन्वेस्ट बैक भी करो एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए। मतलब अगर मिनरल एक्सट्रैक्शन से 100 कमा रहे हो तो 70-80 अपनी जेब में रखो, फिर 20 री इन्वेस्ट भी करो। मसलन उन कम्युनिटीज के आसपास जहां पर मिनरल एक्सट्रैक्ट हो रहा है वहां पर अस्पताल खोल दिया, ताकि वहां के लोग अगर बीमार हो रहे हैं, एक नेगेटिव इंपैक्ट आप दे रहे हो तो कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाए उसके साथ, तो क्या होगा, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिल रही है। आप 100 का मुनाफा हो रहा है तो 80 अपने पास रख लो, 70 अपने पास रख लो, 20-30 लगाओ वापस एनवायरमेंट पे। क्यों? ताकि आप फॉरेस्ट को उगा सको। छोटे छोटे पौधे खरीद के लाने पड़ेंगे, जॉब्स देनी पड़ेगी, जो उसको आके पानी देंगे, फर्टाइल करेंगे, ख्याल रखेंगे जब तक कि वो दरख्त नहीं बनते, राइट। तो आपने इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो तभी आगे सस्टेनेबल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में काम आती, ये वाले कॉलम में काम आते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, डैम, कैनाल, सेवेज की लाइनें, आपके ट्रेन की पटरी, ये सब कुछ में मिनरल्स बहुत काम आते हैं, राइट। तो बेनिफिट है मिनरल का, लेकिन आपने क्या इंश्योर करना है कि जब भी माइनिंग करो तो वो साइंटिफिक लाइंस के ऊपर होनी चाहिए। ऐसी माइनिंग मत कर देना कि जहां पर अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ मामला कोई खराब हो जाए, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो और कोई हैवी किस्म का जो है ना लैंडस्लाइडिंग शुरू हो जाए। ऐसी जगह पर खतरनाक मशीनरी लेके जा रहे हो जहां पर वैसे ही पहाड़ ऐसे है जहां पर दरख्त नहीं है पहाड़ों पे, तो पहाड़ वेट ही कर रहे हैं कि कोई वाइब्रेशन हो और गिरना शुरू हो जाए। तो वहां पर माइनिंग आप ऐसी हैवी मशीनरी से नहीं कर सकते। वहां माइनिंग करनी है तो छोटी मशीनरी से करोगे, ताकि, क्योंकि हैवी मशीनरी का एक इंपैक्ट जल्दी तो काम कर देता है, एक मोटा हथौड़ा जल्दी तो बिल्डिंग तोड़ देता है, लेकिन आसपास बहुत ज्यादा बिल्डिंगों को कमजोर भी करता है। लेकिन एक टारगेटेड नोकीली छेनी हथौड़ी, वो सिर्फ उसी जगह को, जितनी जगह पर आपको इंपैक्ट चाहिए उस जगह को डैमेज करती है। तो जहां पर ऐसा लगता है कि लैंडस्लाइडिंग के खदशात है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर सा है, वो टूट ना जाए, इसलिए आप छोटी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे ज्यादा देर तक के लिए। बड़ी मशीनरी का क्या होता है, क्विक काम करके दे देती है, लेकिन उसके काम का एक नुकसान क्या है, वो उस काम तो करती है लेकिन जहां काम करती है उसके आसपास के एरिया को कमजोर भी कर देती है। ठीक है जी। एनीवेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है मिनरल एक्सट्रैक्शन, लेकिन आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो करती है, क्योंकि माइनिंग में बड़ी बड़ी जॉब्स निकलती है। माइनर्स चाहिए जो खोद खोद के जो है ना, फॉर एग्जांपल आयरन ओर को निकालेंगे। मशीनरी से भी, चलो इंसान जो है ना बेलचा कुल्हाड़ी से नहीं खुदाई कर रहा, आज के दौर में मशीनरी चलाने के लिए तो लेबर चाहिए ना, वो लेबर काम कर रही है और मट्टी उड़ रही है, लेबर सांस ले रही है, तो तबाह हो रही है ना कंडीशन। तो एक तरफ आप जॉब्स खोल रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी ख्याल रखना है कि उस लेबर की वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। मतलब क्या, आप भाई ऐसे मास्क प्रोवाइड करें उनको जो इस तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए है, तब जाके सस्टेनेबल होगी ना, वरना लेबर तो जल्दी मर जाएगी आपकी बीमारी के साथ, जल्दी सिक हो जाएगी, तो सस्टेनेबल तो नहीं रहा। तो आपने उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना है। एक तरफ फायदा क्या है, जॉब्स निकल रही, दूसरी तरफ इस चीज का ख्याल क्या रखना है, जब जॉब्स निकल रही जिनकी, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में बहुत सारे जो है ना मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, सॉइल को ट्रीट करने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जब आप सॉइल को सॉइल में फर्टिलाइजर क्यों डालना पड़ता है आज के दौर में, किसी जमाने में नहीं डालना पड़ता होगा, वो इसलिए क्योंकि आज के दौर में ना डैम्स वगैरह की वजह से हो सकता है बहुत सारा सिल्ट नहीं पहुंचता हो जमीनों पे टाइम, या हो सकता है फ्लड्स की वजह से बह जाता हो सिल्ट, तो जमीन का जो टॉप सॉइल है वो इतना फर्टाइल नहीं रहा कि कुछ उगा सके, तो उसमें फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए। फर्टाइल कौन सी चीज होती है, फर्टाइल वो चीज होती है जिससे कुछ उग सकता है। एक फर्टाइल जमीन जो कुछ उगा सकती है, एक फर्टाइल गाय जो बच्चा पैदा कर सकती है, जो दूध दे सकती है, कोई भी फर्टाइल मुर्गी जो अंडे दे सकती है। ठीक है, फर्टिलिटी से कहते हैं कि आप रिप्रोड्यूस कर सको, कोई फर्टाइल पौधा वो कि जिसके बीजों के जरिए मजीद पौधे उग सके, कि अभी तक फल दे रहा है वो पौधा और उसके बीज निकलते फलों के जो कि डालते, तो ये फर्टिलिटी कहलाती है। तो जमीन की फर्टिलिटी उसकी सॉइल में होती है,
अब सॉइल से अगर वो सारी वॉश आउट हो जाए किसी फ्लड से, तब उसको दोबारा से फर्टाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐसे सिल्ट वगैरह और केमिकल्स वगैरह मिनरल्स वगैरह मिला के डालने पड़ेंगे जिससे वो दोबारा फर्टाइल हो जाए। तो मिनरल्स काम आते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को फर्टाइल करने के लिए। लेकिन आपको एक बात का बड़ा ख्याल रखना है कि उन मिनरल्स के जरिए आप एग्रीकल्चरल लैंड को फर्टाइल तो कर रहे हो, लेकिन वो मिनरल्स जो है ना, वो अगर खड़े रह जाए ना उस एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत ज्यादा देर तक या बह के पानी में चले जाए तो कंटेमिनेट भी कर जाते हैं पानी को। जो मट्टी में रहने वाला यूरिया वगैरह वो मट्टी पे रहना चाहिए, वो अगर फ्लड के साथ वॉश आउट होकर पानी में मिल गया तो पानी को कंटेमिनेट कर देगा, पॉइजनस कर देगा, मतलब जरासीम वो वायरसेस पैदा कर देगा उसमें। तो आपने ये भी ख्याल रखना है सस्टेनेबल, मतलब आप मिनरल्स को इस्तेमाल कर रहे हो सॉइल को अच्छा करने के लिए, साथ में इस चीज का ख्याल रखना कि इस तरह से ना हो जाए कि गलती से मिनरल्स का कुछ अच्छी क्वालिटी का मिनरल नहीं डाला तो अगर खराब क्वालिटी का मिनरल डाला तो एक तो लैंड तबाह होगा, दूसरे उसके साथ साथ जो अगर पानी के बहाव के साथ वही खराब क्वालिटी का मिनरल चला गया पानी में तो उससे पानी भी तबाह होगा, फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर तबाह होगी, पानी की मरीन लाइफ तबाह होगी, और जो उस पानी को पी रहे हैं वो भी उनको भी नुकसान पहुंचेगा। एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने से एक्सपोर्ट में इजाफा होता है। भाई आप इतना मिनरल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपकी जरूरत से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि आपके जो प्रोसेसेस है कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर आ जाए, इस चक्कर में आपके जो प्रोसेसेस हैं वो इनएफिशिएंट ना हो, ऐसे ना हो कि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचे। आप इस अंधाधुन हो गए कि भाई हमारे पास इतने रिजर्व है बस सारे रिजर्व निकाल लो, वो सारे रिजर्व निकालने के नहीं है, टुक टुक करके निकालने के। ऐसा ना हो कि आप इतना खाली कर दो मुल्क को मिनरल्स निकालते निकालते कि उसके अंदर खड्डे खड्डे ही रह जाए से मुल्क में, तो ये भी सही नहीं होगा। सस्टेनेबल क्या है कि आप एक हद तक हर साल थोड़ा थोड़ा उतना कि जितना बाद में रिकवर भी कर सको, मट्टी वट्टी डाल के फ्लैट कर सको और फिर दोबारा फॉरेस्ट उगा सको, तो उस हद तक आप जो है ना डेवलपमेंट करेंगे तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स अच्छी सस्टेनेबल आएंगी, आती रहेंगी, आप मर जाएंगे आपके बाद वाली जनरेशन को आती रहेंगी। यही होती है ना सस्टेनेबिलिटी, कि आपके समय आपके बच्चे आल औलाद और उनके बाद वाले लोग भी फायदा उठा सके उस चीज का, ये नहीं कि महरूम हो जाए। एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं मिनरल रिसोर्सेज, कोयला ऑयल एंड गैस, इससे बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की बात ये होगी कि आप कोशिश करें कि ऐसी मॉडर्न टेक्निक से पहले तो आप बिजली बनाएं कि जिसमें कोयला ऑयल एंड गैस बर्न ही ना करना पड़े, ताकि आपकी क्लीन एनर्जी बने। लेकिन बावजूद इसके अगर आपको बिजली पूरी नहीं होती और आपको ऑयल एंड गैस बर्न करना पड़ रहा है तो उस ऑयल एंड गैस को निकालना और उनको बर्न करना इस तरीके से बिजली बनाना कि आपके एनवायरमेंट को लॉस ज्यादा ना पहुंचे। मतलब गाड़ियों में से एक जमाने में धुआं ऐसे काला निकलता था, अब गाड़ियों में ऐसे सिस्टम आ गए कि उस धुएं में से वो जो कार्बन का हवा में एमिशन है वो कम कर देता है, गाड़ी के अंदर ही प्रोसेस होता है कि वो साफ सुथरा जो है ना धुआं निकालती है, दिखता भी नहीं है जो धुआं, ठीक है। और गाड़ी के अंदर अगर कोई खराबी आ जाए तो फिर वो धुआं दिखना शुरू हो जाता है, काला गाड़ी में से निकल रहा होता है। और आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए जिसमें चक्कर ही खत्म हो गया साइलेंसर वाले, ठीक है ना, वो शोर शराबा साइलेंसर धुआं वो सब खत्म हो गया। बल्कि आर्टिफिशियल साउंड डालना पड़ता है गाड़ियों में कि गाड़ी चल रही है कोई आवाज तो है गाड़ी की, इतनी साइलेंट है, वो बिल्कुल ही एम्प्टी फील देती है। अच्छा, एक फायदा क्या है कि आपकी कम्युनिटीज जो लोकल किसी जगह जहां माइनिंग हो रही है वहां की लोकल कम्युनिटीज, मतलब वहां के एरिया के जो लोग रहने वाले हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज आके माइनिंग कर रही है तो फैसिलिटीज भी तो फराम करती है, हॉस्पिटल खोल दिया, स्कूल्स खोल दिए, रोड्स बनवा दिए, इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंचा दी वहां तक। रोड्स क्यों बनवा रहे हैं? ताकि उनका माल जा सके, लेकिन उससे फायदा लोगों को भी हो रहा है। इंटरनेट की फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड की? क्योंकि कंपनी को फैक्ट्री में नेट चाहिए, फिर वहां लोगों तक भी पहुंचा दिया वो नेट, उनको फायदा हुआ, ठीक है। तो इंप्रूव लोगों की लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो जाती है इससे जहां माइनिंग एक्टिविटीज हो रही होती है। और सस्टेनेबल माइनिंग अगर आपने करनी है तो बस यही है कि लोगों के ख्याल रखते हुए चलना है आपने, उनको फैसिलिटीज देते जानी है, और कहीं अगर डिफॉरेस्टेशन करो तो अफॉरेस्टेशन करती जानी है ताकि एनवायरमेंट इंप्रूव्ड रहे, खराब ना हो। ये मिनरल्स के चैप्टर के अंदर आखिरी हेड पे आ जाते हैं, ये आखिरी आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि पाकिस्तान में मेन कौन से मिनरल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आप और कितनी क्वांटिटीज में। तो यहाँ मिनरल्स के नाम लिखे हुए जो इंपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है, ऊपर लिखा है $1 मिलियन, डॉलर मिलियन। तो अब हर चीज के साथ में 6 जीरो नहीं लगा रहा,
ये होता है 136 मिलियन डॉलर, लेकिन ये मैंने मिटा दिया और ऊपर हेडिंग में लिख दिया कॉलम में। पाकिस्तान में सॉल्ट और सल्फर सालाना 136 मिलियन डॉलर तक का इंपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट भी होता है पाकिस्तान से, वो सॉल्ट अलग है, और यहां जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप सल्फर वो अलग है। ओर्स, स्लैग्स, ऐश ये बहुत कम। मेजर क्या है? आयरन और स्टील पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है 3000 मिलियन डॉलर का, मतलब 3 बिलियन डॉलर्स का। अभी तो यहां पर ऑयल एंड गैस की बात नहीं लिखी हुई, अगर ऑयल एंड गैस का लिखा होता ना तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता लिखा हुआ कि पाकिस्तान में पूरे साल में जो इंपोर्ट होता है। ठीक है, वो पावर के चैप्टर में देख लेंगे। और पाकिस्तान की कंपैरिजन में चाइना की और इंडिया की इंपोर्ट रखी है इन्हीं तमाम चीजों की, लेकिन वो सिर्फ कंपैरिजन के अंदर रखी है। आपको इंडिया की इसलिए रखा है, हम कंपैरिजन बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, नहीं बनता कंपैरिजन, बहुत आगे भी हमसे, और चाइना भी बहुत ही आगे, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन में दो बड़े मुल्क हैं, उनके बारे में पता हो तो अच्छा है। ठीक है, खास तौर पे जब भी इकोनॉमी की बात आती है ना, किसी मईशत की बात आती है, तो दुनिया में एक तो यूएस है, बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, इसके अलावा ब्रिक्स, ब्रिक के साथ ऐसा लगा रहा हूं, ब्रिक्स नेशन जो है ना, ब्रिक्स इकोनॉमीज, ये दुनिया की आज की वो इकोनॉमीज है जो बहुत तेजी से उभरती हुई आ रही है, आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्राजील क्या होगा? रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सही है? बहरहाल तो इसमें से चाइना और इंडिया की मैंने इंपोर्ट्स की मिसालें ले ली। सही है, तो ये कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। निकल कितना इंपोर्ट हो रहा है? 17 मिलियन डॉलर तक का। एल्युमिनियम का बहुत इंपोर्ट है। तो ये नंबर्स है, कंपैरिजन में देख सकते हो, लेकिन हमारी छोटी इकोनॉमी, इनसे बहुत छोटी इकोनॉमी है, तो उस हिसाब से अब चाइना में कितना आयरन और स्टील का काम होता होगा, तो ज्यादातर तो खुद प्रोड्यूस कर लेते होंगे अपना, फिर उसके अलावा उनको ऊपर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। कितना? 23 मिलियन डॉलर का, ओ 23,000 मिलियन डॉलर, मतलब 33 बिलियन डॉलर तक का इंपोर्ट करना पड़ता है इनको, और वो खुद अपने अंदर ही प्रोड्यूस भी बहुत करते होंगे वैसे। ठीक है, एनीवेज इसके बाद फिर हमारा फिशिंग का चैप्टर शुरू होता है।